हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग जो टॉपिक हमने अपने लास्ट क्लास में शुरू किया है उसे कंटिन्यू करेंगे और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट अंडर डिफरेंट मार्केट। इस टॉपिक में अब तक हम लोगों ने दो टाइप ऑफ मार्केट, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट एंड मोनोपोली मार्केट, इन दोनों के बारे में हमने प्राइस एंड आउटपुट का डिटर्मिनेशन कर लिया है। डायग्रामेटिकली हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस तरह से प्राइस एंड आउटपुट को हम डिटरमिन करते हैं अंडर डिफरेंट मार्केट, अंडर डिफरेंट टाइम पीरियड, ये भी हमने देखा। आज की क्लास में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और आज का हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है। आज हम अपने थर्ड टाइप ऑफ मार्केट को देखेंगे और तीसरा जो मार्केट का फॉर्म हमारा रह गया है उसका नाम है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट। ये थर्ड टाइप है हमारे मार्केट का और इसके अंदर भी हम लोगों को जान लेना है कि प्राइस एंड आउटपुट का डिटर्मिनेशन हम किस तरह से करेंगे। और जब हम मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट की बात करेंगे तो यहाँ पे भी हम दो टाइम पीरियड में बातें करेंगे, शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड। तो हम लोग सबसे पहले शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में देखते हैं कि एक मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट का जो फर्म है उसे किस तरह के सिचुएशंस देखने को मिलते हैं। तो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट के बारे में आप थोड़ा इसके फीचर्स को याद करेंगे कि हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था कि यहाँ पे भी आपको कंपटीशन देखने को मिलता है, एंट्री एंड एग्जिट होती है, बहुत परफेक्ट नहीं होती बट हाँ होती है एंट्री एंड एग्जिट। एंड यहाँ पे जो प्रोडक्ट होते हैं वो एक दूसरे के क्लोज सब्सटीट्यूट होते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोडक्ट क्लोज सब्सटीट्यूट होते हुए भी एक दूसरे से अलग होते हैं। तो इस मार्केट में मेनली मोनोपोलीज के बीच में कंपटीशन होता है, प्राइसेस पर पार्शियल कंट्रोल होता है एंड इन सारे फीचर्स के साथ हम देखते हैं कि शॉर्ट टाइम पीरियड में एक मोनोपोली को किस किस तरह के कंडीशंस देखने को मिलते हैं। तो जब हम बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट की तो शॉर्ट पीरियड में एक मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट के फर्म को दो तरह की स्थिति देखने को मिल सकती है। एक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, चूंकि मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्रोडक्ट्स होमोजीनियस होते हुए भी डिफरेंट होते हैं और फर्म्स के बीच में कंपटीशन होने के कारण अगर प्रोडक्ट का डिमांड हाई होगा तो उस स्थिति में प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट भी हाई होगा, जिससे फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा। बट ड्यू टू डिक्रीज इन डिमांड, जैसे मैं जो बात कर रही हूँ उसमें ये कह रही हूँ कि मान ली कोई प्रोडक्ट है एक्स कमोडिटी है। अब एक्स वस्तु का डिमांड मार्केट में ज़्यादा है एज कंपेयर टू देयर सप्लाई। इस स्थिति में ये एक्स वस्तु की जो कीमत होगी वो मार्केट में ज़्यादा होगी। तो जब प्राइस ऑफ एक्स ज़्यादा होगा तो इस स्थिति में प्रोडक्ट एक्स को बनाने वाले फर्म का जो फ़ायदा है वो भी ज़्यादा होगा, तो फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ अगर एक्स कमोडिटी का डिमांड मार्केट में कम हो जाता है फॉर वट एवर रीज़न, क्योंकि लोगों के पास एक्स्ट्रा अदर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, तो मान लीजिए कि फॉर वट एवर रीज़न उन्होंने डिमांड कम कर दिया। अब डिमांड के घटने से इतना घट गया डिमांड कि वो सप्लाई से भी घट गया, तो मार्केट में सप्लाई ज़्यादा हो गया और डिमांड कम हो गया। तो जब डिमांड कम हो गया सप्लाई से तो उस स्थिति में प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी जो होगा वो घटेगा। प्राइसेस कम होते हैं जब डिमांड घटता है तो, और प्राइसेस के कम होने से फर्म को लॉस मिलने लगेगा जो फर्म एक्स कमोडिटी को बना रहे हैं। और इस तरह से शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ड्यू टू चेंज इन डिमांड शॉर्ट रन में
डिमांड में चेंज होने के कारण प्रोडक्ट से मिलने वाले प्रॉफिट एंड लॉस की स्थिति भी बदलती रहती है, और एक फर्म को या तो लॉस होगा जब डिमांड कम होगा, और या तो उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा जब उसके प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा होगा। प्रोडक्ट को के फर्म को जब लॉस होगा तब वो अपने प्रोडक्ट के बिक्री को बढ़ाने के लिए कई तरह के उपाय करते हैं, जिससे एक बार फिर से डिमांड बढ़ता है और उनको प्रॉफिट हो जाता है। ये प्रॉफिट की स्थिति कंटिन्यू नहीं करती है, ये भी बदलती रहती है। तो प्रॉफिट में लोगों ने डिमांड किया, परचेज किया, बट लोग फिर से बोर हो गए तो लोगों ने उसके डिमांड को घटा दिया, जिससे फर्म को फिर से लॉस होता है। और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में या तो फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में रहते हैं या तो उनको लॉस मिलता है। और अब हम लोग इन्हीं दोनों सिचुएशन को अंडर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन हमने इसका देख लिया है, अब हम लोग इसको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करेंगे और इन सिचुएशंस को कंसीडर करेंगे विद द हेल्प ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट कर्व्स। अब सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट के सिचुएशन को देखते हैं इंडिविजुअल फर्म के केस में, और हम यहाँ पे सबसे पहले डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन कर लेते हैं, जहाँ पे हम एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट के फीचर्स में आप याद करो, हम लोगों ने रेवेन्यू कर्व बनाए हुए हैं मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट के। जब हमने रेवेन्यू का चैप्टर पढ़ा था उस वक्त एक्स एक्सिस पर हम ले लेते हैं यहाँ पे आउटपुट की क्वांटिटी, वाई एक्सिस पर हम ले लेते हैं रेवेन्यू एंड कॉस्ट। अब आप याद करें, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट में फर्म का जो रेवेन्यू कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, AR डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, और मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट में AR भी ग्रेटर देन होगा MR से। मतलब इस मार्केट में भी यही कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। अब एवरेज रेवेन्यू बराबर प्राइस हम लिख सकते हैं, हमें ये बात मालूम है, बराबर डिमांड कर्व ऑफ द फर्म, जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है, क्योंकि ये इनवर्स रिलेशनशिप को दिखाएगा बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी। नाउ द टर्म इज एवरेज कॉस्ट कर्व। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप ही होगा, चाहे आप किसी भी मार्केट में बनाओ तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में वो यू शेप बनेगा। और मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट में जब हम शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व बनाएंगे तो वो कुछ इस तरह के शेप का होगा। इसको आपको ज़रूरी नहीं है आप हमेशा ऐसे ही लिखो, आप ऐसे भी लिखोगे तो काम हो जाएगा। तो दिस इज द रेवेन्यू कॉस्ट कर्व। नाउ द मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज ऑल्सो यू शेप्ड, और ये हमारे एवरेज कॉस्ट कर्व को एक्स एक्सिस उसके मिनिमम पॉइंट पे काटते हुए ऊपर बढ़ता है। इसको हम नाम दे देते हैं SMC। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि फर्म्स का इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, हम किसी भी इंडिविजुअल फर्म के केस में बात करेंगे तो एक इंडिविजुअल फर्म का जो इक्विलिब्रियम है वो हमें मिलेगा जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा, और जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट MR कर्व को कट करेगा फ्रॉम बिलो। तो आप देखें कि ये दोनों कंडीशंस हमारे कहाँ पे पूरे हो रहे हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम इक्विलिब्रियम निकालेंगे। तो MR MC के बराबर है हमारे इस पॉइंट पर। एक सेकेंड, ठीक है। तो आप देखोगे दिस इज द मार्जिनल कॉस्ट कर्व, दिस इज द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, और मार्जिनल रेवेन्यू को मार्जिनल कॉस्ट इस पॉइंट पे मीट कर रहा है, कट कर रहा है, और इसी पॉइंट पे MC भी
MR को नीचे से कट करके ऊपर जा रहा है, तो दिस पॉइंट विल कंसिडर एज इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ द फर्म। और इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से जब हम एक्स एक्सिस की तरफ जाते हैं तो हमें इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मिलती है जो कि OQ होगी। ठीक है, अब आप इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से इसको ले जाकर मिलाओ। सबसे पहले तो कॉस्ट लाइन जहाँ पहले मिलता है, अब जैसे कि यहाँ पे पहले कॉस्ट कर्व से मिल गया तो इसको हम नाम दे देते हैं A, और इसको हम ले जाकर मिलाते हैं हमारे y एक्सिस से और इसको नाम दे देते हैं C। अब हम इसी इक्विलिब्रियम पॉइंट पर पता करेंगे OQ क्वांटिटी को बनाने का कॉस्ट पता चल गया OC। अब हम पता करेंगे कि OQ क्वांटिटी को बना करके बेचने पर पैसे कितने मिले, रेवेन्यू कितना मिला। तो इसने रेवेन्यू कर्व को यहाँ मीट किया। कौन से रेवेन्यू कर्व को, एवरेज रेवेन्यू कर्व को। और यहाँ कॉस्ट हम कैसे डिटरमिन कर रहे हैं, तो कॉस्ट कर्व से। अब यहाँ B पॉइंट पे ये मिला, इसको हम ले जाकर मिला देंगे हमारे y एक्सिस से और नाम दे देंगे P। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक रेक्टेंगुलर एरिया हमें नज़र आ रहा है और ये रेक्टेंगुलर एरिया हमें प्रॉफिट को दिखा रहा है। कैसे हमें पता चला कि इसने प्रॉफिट को दिखाया, क्योंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हम देख पा रहे हैं कि जो एवरेज कॉस्ट है वो लेस देन है एवरेज रेवेन्यू से। इक्विलिब्रियम पॉइंट पर EB बड़ा है EA से। EB क्या है, दैट इज द प्राइस, दैट इज द रेवेन्यू, यानी EA क्या है, तो दैट इज द कॉस्ट। तो कॉस्ट से ज़्यादा है रेवेन्यू, मतलब फर्म को प्रॉफिट हो रहा है, जो कि हमें इस फिगर से नज़र आ रहा है। इस फिगर को हम ब्रीफ में अगर एक्सप्लेन करें तो इन दिस फिगर बाकी सारी कॉमन चीज़ें हैं जो अब तक हम लोगों ने कई दफ़ा एक्सप्लेन किया है कि एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, AR क्या है, MR क्या है, AC MC क्या है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हो कि एट पॉइंट E, इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे जो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन है, सबसे पहले तो आउटपुट की बात करें कि क्वांटिटी कितनी है प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी है OQ। कॉस्ट क्या है OQ क्वांटिटी का, OC। प्राइस या फिर बोलें रेवेन्यू क्या है OQ क्वांटिटी का, तो दैट इज OP। हियर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट is greater than cost of the product, and this situation would lead to profit। और अगर हम बात करें कि प्रॉफिट कौन से एरिया को दिखा रहा है, तो प्रॉफिट ऑफ द फर्म जो है वो हमें पता चल रहा है ABPC से। ये एरिया फर्म का सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की स्थिति को बतला रहा है, क्योंकि यहाँ पे फर्म का जो एवरेज रेवेन्यू है वो ग्रेटर देन है एवरेज कॉस्ट से। फर्म को पर यूनिट आउटपुट को बनाने का जो खर्च है वो पर यूनिट आउटपुट को बेचकर मिलने वाले पैसे से कम है, और इसलिए फर्म को प्रॉफिट हो रहा है। दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन जो कि एक मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट में फर्म को देखने को मिलेगा। अब जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि अगर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट में भी प्रोडक्ट का डिमांड घटता है तो उस स्थिति में प्रोडक्ट के फर्म को, ओनर को लॉस होता है। और इस लॉस के कंडीशन को अगर हम देखना चाह रहे हैं तो हम इसको देख सकते हैं डायग्रामेटिकली। सबसे पहले इसके लिए भी हम एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पर हम ले लेंगे क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, वाई एक्सिस पर हम ले लेंगे रेवेन्यू एंड कॉस्ट। अब क्योंकि हम लॉस के कंडीशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हमें प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए रेवेन्यू एंड कॉस्ट कर्व की ज़रूरत पड़ेगी। तो रेवेन्यू एंड कॉस्ट कर्व हम यहाँ पे बना लेंगे। रेवेन्यू कर्व सबसे पहले ड्रॉ करेंगे, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू, सेम कॉन्सेप्ट, AR डाउनवर्ड स्लोपिंग which is equals to price and demand. Marginal revenue is also downward sloping which is less than average revenue. Then हम बनाएंगे कॉस्ट कर्व, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व अगर हम बनाएं तो कॉस्ट कर्व U शेप का बनेगा।
जिसको हम नाम दे देंगे SAC, एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी यू शेप का बनेगा जिसको हम नाम दे देंगे SMC। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि फर्म का जो इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, ये दोनों देखिए कहाँ पूरा हो रहा है, तो जहाँ पे MR MC के बराबर है और जहाँ पे MC MR को नीचे से काटते हुए ऊपर जा रहा है, ये हो गया इक्विलिब्रियम का पॉइंट फर्म का। इसको हम एक्स एक्सिस पे मिलाते हैं तो ये मेरा डिटरमिन करता है क्वांटिटी, और इस पॉइंट से जब हम ले जाते हुए इसको मिलाएंगे हमारे प्राइस लाइन तक और नाम दे देंगे पॉइंट A, तो ये लाइन बताएगा मेरे प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट को OP, और इसी पॉइंट से हम जब इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट से जब हम इसको ले जाकर मिलाएंगे कॉस्ट कर्व तक, इसको नाम दे देंगे B, और ये ले जाकर मिलाएंगे हम y एक्सिस पे तो मिल जाएगा कॉस्ट OC। अब यहाँ पे भी हमें एक रेक्टेंगुलर एरिया नज़र आ रहा है, इस रेक्टेंगुलर एरिया को जब हम शेड करेंगे तो ये हमारा शेडेड करेंगे तो ये लॉस को दिखा रहा है। कैसे हमको ये पता चला कि ये लॉस को बता रहा है, तो इक्विलिब्रियम के पॉइंट पर हम देख रहे हैं कि मेरा OEB इज द कॉस्ट एंड AE इज द रेवेन्यू। सो एट पॉइंट इक्विलिब्रियम E, एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू, विच मीन्स कि फर्म को लॉस हो रहा है। और इसी बात को हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इन दिस फिगर इक्विलिब्रियम मिलेगा हमें E पॉइंट पर। क्वांटिटी की बात करें तो वस्तु की मात्रा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर है OQ, और प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस या रेवेन्यू कितना है OP। OQ क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी को बनाने का कॉस्ट है मेरा OC। हियर एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू। कैसे, तो कॉस्ट ग्रेटर देन है मेरा रेवेन्यू से, जो कि हमें दिख रहा है OC इज ग्रेटर देन OP, मतलब इस सिचुएशन में क्या मिल रहा है, तो लॉस मिल रहा है। और इस लॉस वाले सिचुएशन को डायग्रामेटिकली हम दिखा पा रहे हैं A B C P से। A B C P, इस एरिया को हम शेड करेंगे, इस एरिया के बारे में हम जाने तो दिस एरिया इंडिकेट्स लॉस ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म, जो कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में किसी भी फर्म को देखने को मिलता है ड्यू टू डिक्रीज इन डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। और इस तरह से शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में फर्म को या तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है या फिर लॉस देखने को मिलता है। ये तो हो गया हमारा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब अगर हम बात करें कि मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट में, देखिए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपको बस यही दो सिचुएशन जानने थे, जो कि हम लोगों ने 1 बाय 1 करके देख लिया। अब हम लोग लॉन्ग रन की बात करेंगे कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में किसी भी फर्म को किस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। तो जब हम लॉन्ग रन की बात करते हैं तो लॉन्ग रन में भी हम सबसे पहले बात करेंगे कि मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट में फर्म को सिचुएशन क्या देखने को मिलेगा और वो सिचुएशन क्यों अराइज होगा, और उस सिचुएशन को भी फिर हम लोग डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करते हुए एक्सप्लेन कर लेंगे। तो जब हम बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट के बारे में और लॉन्ग रन के बारे में, तो ड्यूरिंग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट किसी भी फर्म को एक सिचुएशन देखने को मिलता है एंड दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट। देखिए नॉर्मल प्रॉफिट क्यों मिलता है,
कैसे नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है उस पर हम ज़रा ध्यान दे दें। तो किसी प्रोडक्ट का डिमांड अगर मार्केट में ज़्यादा है सप्लाई से, तो उस प्रोडक्ट का प्राइस मार्केट में ज़्यादा होगा। मान लीजिए एक्स कमोडिटी है, तो एक्स कमोडिटी की कीमत ज़्यादा होगी तो इंडस्ट्रीज़ को प्रॉफिट होगा। जब इंडस्ट्रीज़ को प्रॉफिट होता है तो जो न्यू फर्म्स होते हैं वो मार्केट में अट्रैक्ट होते हैं और मार्केट में एंट्री लेने लगते हैं। चूँकि इस मार्केट में भी एंट्री पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एंट्री फ्री है, बहुत फ्री नहीं है बट फ्री है। तो जब नए फर्म्स मार्केट में आते हैं तो सप्लाई ऑफ द कमोडिटी एक्स सपोज बढ़ने लगता है धीरे धीरे, और वो बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि उसका डिमांड के कंपैरिजन में सप्लाई ज़्यादा होता है। तो जब सप्लाई बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू डिमांड, तो उस स्थिति में क्या होता है कि सप्लाई के बढ़ने से, डिमांड के घटने से प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट कम होने लगता है, और जब प्राइसेस कम होने लगते हैं तो फर्म को लॉस होने लगता है। अब जब फर्म को लॉस होता है तो इस स्थिति में जो ओल्ड फर्म्स होते हैं उनको इतना लॉस हो रहा है कि वो अपने खर्च को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, वो फर्म्स मार्केट छोड़ करके निकल जाते हैं, एग्जिट कर जाते हैं। तो जब पुराने फर्म्स मार्केट छोड़ के चले जाते हैं तो एक बार फिर से प्रोडक्ट का डिमांड जो है वो बढ़ता है सप्लाई के कंपैरिजन में, और ये स्थिति चलती रहती है। तो अल्टीमेटली जब हम बात करते हैं कि संतुलन की अवस्था में फर्म कहाँ होता है, जब लॉन्ग रन में फर्म इक्विलिब्रियम पर होंगे, तो इक्विलिब्रियम का जो पोजीशन है उस पोजीशन पर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट में ड्यू टू द वेरियस कंडीशंस कोई भी फर्म नॉर्मल प्रॉफिट की स्थिति में होता है। जितना प्रॉफिट उतना ही जितना कॉस्ट उतना ही प्रॉफिट मिलता है। मतलब ना ही इस स्थिति में उनको लॉस होता है और ना ही उनको प्रॉफिट होता है, क्योंकि फर्म्स के एंट्री एंड एग्जिट से मार्केट में एक बैलेंस बना रहता है और डिमांड बहुत ज़्यादा घट नहीं पाता और बहुत ज़्यादा बढ़ भी नहीं पाता। तो एक फर्म लॉन्ग रन में मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट में सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हैं। और अब हम लोग इस नॉर्मल प्रॉफिट वाले सिचुएशन को एक्सप्लेन कर लेते हैं डायग्रामेटिकली। सबसे पहले हम लोग बना लेंगे यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस, जहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमने लिया है क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे ले लेंगे रेवेन्यू एंड कॉस्ट। अब हम लोग बना लेंगे फर्म का रेवेन्यू कर्व। देखिए लॉन्ग रन रेवेन्यू कर्व भी डाउनवर्ड स्लोपिंग ही बनेगा हमारा, और वो बराबर होगा प्राइस के और फर्म के डिमांड कर्व के। मार्जिनल रेवेन्यू कर्व बनाएंगे तो वो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा और एवरेज रेवेन्यू से नीचे होगा, क्योंकि हमने ऊपर कंडीशन लिखा हुआ है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट में भी फर्म का जो रेवेन्यू कर्व है वो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व एवरेज रेवेन्यू कर्व से छोटा होता है, इसलिए एमआर का कर्व एआर के कर्व के नीचे बनता है। अब हम बना लेंगे फर्म के कॉस्ट कर्व को। सबसे पहले हम एवरेज कॉस्ट कर्व ड्रॉ करते हैं। जैसा कि पहले ही हम लोगों ने बात किया है कि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व हमारा यू शेप्ड ही होता है, बस थोड़ा सा ये फ्लैटर्न यू शेप होता है, और मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी यू शेप होता है और ये भी थोड़ा फ्लैटर्न होते हुए एवरेज कॉस्ट को मिनिमम पॉइंट पे काटते हुए ऊपर जाता है। नाउ द फर्म्स इक्विलिब्रियम कंडीशंस। सो इंडिविजुअल फर्म का इक्विलिब्रियम का कंडीशन वही होगा जो शॉर्ट रन में था
कि एम आर मस्ट बी इक्वल टू एम सी, जो कि यहाँ पे इस पॉइंट पे है, और एम सी एम आर को नीचे से काटते हुए ऊपर जाना चाहिए, जो कि हमें इस पॉइंट पे दिख रहा है। तो दिस पॉइंट विल कंसिडर्ड एज इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट को जब हम ले जाकर मिलाते हैं एक्स एक्सिस से, तो दिस पॉइंट विल डिटरमीन द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, एंड इस इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट को ले जाकर जब हम मिलाते हैं कॉस्ट कर्व से और रेवेन्यू कर्व से, तो हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों के दोनों हमें इस पॉइंट पर मिले हैं, पॉइंट ए पर, और इसको हम ले जाकर मिलाएंगे वाई एक्सिस से, तो डिसाइड हो जाएगा प्राइस एंड कॉस्ट। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि पॉइंट ए पर एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर है। ठीक है, पॉइंट ए पर ए आर ए सी के बराबर है। मतलब इस सिचुएशन में फर्म को ना ही प्रॉफिट हो रहा है और ना ही लॉस हो रहा है, एंड नो प्रॉफिट एंड नो लॉस के सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। ये नॉर्मल प्रॉफिट का सिचुएशन है। अब यहाँ पे इस फिगर को हम एक्सप्लेन करते हुए लिख सकते हैं, इन दिस फिगर firm's equilibrium, individual firm's equilibrium is at point E। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी की बात करें तो वो है OQ। इक्विलिब्रियम प्राइस के बारे में बात करें तो वो है OP। अब यहाँ पे एट पॉइंट ए पे एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर है। मतलब जितना रेवेन्यू आ रहा है उतना ही कॉस्ट लग रहा है। मतलब इंडस्ट्रीज में फर्म को ना ही प्रॉफिट हो रहा है, एडिशनल प्रॉफिट नहीं हो रहा, ना ही लॉस हो रहा है। मतलब ये सिचुएशन इंडिकेट कर रहा है नॉर्मल प्रॉफिट को। फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है ड्यूरिंग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट। और ये हो गया हमारा लॉन्ग रन एक्सप्लेनेशन इंडिविजुअल फर्म्स के इक्विलिब्रियम का अंडर द मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट। यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट दोनों के दोनों बराबर है किसके? तो प्राइस के। जितना प्राइस है उतना ही हमारा फर्म का इक्विलिब्रियम दिख रहा है। मतलब जितना प्राइस है उतना ही कॉस्ट है और उतना ही रेवेन्यू है। ठीक है, यहाँ पे मान लें 10 रुपये है प्राइस, तो 10 रुपये ही रेवेन्यू भी आ रहा है और 10 रुपये ही प्रोडक्ट को बनाने का खर्च भी हमारा लगा है। इसी के साथ हमारा फर्म का जो हम इक्विलिब्रियम देख रहे थे मार्केट के अंदर वो कंप्लीट होता है। और हम लोगों ने तीनों टाइप ऑफ मार्केट को एक्सप्लेन कर लिया है। तीनों टाइप ऑफ मार्केट के इक्विलिब्रियम को हम लोगों ने देख लिया। आज हम लोगों ने मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट को भी डिस्कस करते हुए इस टॉपिक को फिनिश कर लिया है कि किस तरह से अलग अलग मार्केट में इंडिविजुअल फर्म को डिफरेंट टाइम पीरियड में अलग अलग सिचुएशंस देखने को मिलते हैं। जनरली शॉर्ट पीरियड में फर्म्स फ्लक्चुएट करते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में ड्यू टू द लॉन्ग पीरियड, लंबा समय होता है, इनफ टाइम होता है, तो उसी की वजह से जो इंडस्ट्रीज में फर्म्स होते हैं उनको या तो प्रॉफिट होता है या फिर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। और इस तरह से हम लोगों ने तीनों टाइप ऑफ मार्केट के अंदर प्राइस एंड आउटपुट का डिटर्मिनेशन किस तरह से होता है ये एक्सप्लेन कर लिया है। और इस टॉपिक को हम लोगों ने आज फिनिश कर लिया है, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट अंडर डिफरेंट मार्केट। और इस टॉपिक के ख़त्म होने के साथ साथ हमारा जो यूनिट 4 है फॉर्म्स ऑफ मार्केट, ये भी फिनिश होता है। जैसा कि हम लोगों ने पहले ही देखा था कि इस यूनिट में हम लोगों को बस 3 ही टॉपिक पढ़ने थे, एक मार्केट, दूसरा टाइप्स ऑफ मार्केट और तीसरा डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट अंडर डिफरेंट मार्केट। तो थर्ड टॉपिक, तीनों टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिट 4 हमारा फिनिश हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्लास में हमारे नेक्स्ट यूनिट पे चलेंगे। यूनिट 4 के ख़त्म होने के साथ साथ
हमारा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, पोर्शन है सिलेबस में, वो कंप्लीट हो चुका है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमें इतनी ही बातें जाननी है अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस। और अब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स पे मिलेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमें कौन कौन से यूनिट्स पढ़ने हैं हम उसकी बात करेंगे और उन यूनिट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।